मुझे तो बिजनेस करना नहीं आता, समझोगी तो समझ आएगा। दूबदू जवाब आया। वो एक बार फिर मुंह बसोर गई। लेकिन तुम भी तो पापा का बिजनेस संभाल सकते हो ना? एक बार फिर वो मिनमिनाई। चांद ने एक नजर उसके बेजार चेहरे की तरफ देखा। ना जाने क्यों वो इस जिम्मेदारी से भाग रही थी। मैं बिल्कुल नहीं संभालूंगा, ये सब तुम्हें ही संभालना होगा। मगर क्यों? चांद के दो टोक अंदाज पर उसकी छोटी सी नाक फूल गई। वो इसलिए क्योंकि अब मुझे अपना भी बिजनेस संभालना है। डैड को जवान बेटे का कुछ सहारा होना चाहिए। मेरे डैड भी तो तुम्हारे डैड हैं अब। वो रूहान सी हुई। हाँ, तुम्हारे डैड भी मेरे ससुर हैं, लेकिन उनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तुम संभालोगी। लेकिन हाँ, मुझसे जितना हो सका मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है। सोफिया तुम्हें हर तरह से गाइड कर देगी। अगर फिर भी किसी चीज में उलझन हो तो मैं हूं ना। कहीं भी दाल गलती न देखकर वो मुंह के हजारों जाविये बनाती उठ खड़ी हुई। आज एहसन और वो दोनों ही एक छोटे से कैफे में एक दूसरे के सामने बैठे थे। सर, उन लोगों को सेफली उनके घरों में पहुंचा दिया गया है। बाकी सब दूसरे शहर जा चुके हैं। वो सुबह से ही उन सब लोगों को उनकी महफूज जगह तक पहुंचाने में लगा था, जिन्होंने मुस्तफ़ा शाह के बदले में उनका साथ दिया था। मुस्तफ़ा शाह के दुश्मनों से आज तक जितने भी मौत के घाट उतरे थे, उनमें से किसी एक को भी मुस्तफ़ा शाह ने नहीं मारा था। पहले दिन से उसकी जिंदगी का यही मकसद था, वो इन सबको मारेगा। लेकिन फिर एक दिन दादाजी ने समझाया, अगर तुम भी इन लोगों को मारने लगोगे तो तुम में और उन जालिमों में क्या फर्क रह जाएगा। उस एक बात ने उस दिन मुस्तफ़ा शाह को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वाकई में क्या फर्क रह जाएगा। उस दिन के बाद वो किसी ऐसी राह की तलाश में कूशा हो गया जिससे उन दरिंदों और मुस्तफ़ा शाह के मकसद में फर्क साबित हो सके। और फिर एक दिन उसे वो राह मिल गई। गहराई से छानबीन करने पर उसे मालूम हुआ था कि वो सिर्फ अकेला नहीं है जिसका घर उन सब ने उजाड़ा है। शायद उनकी जिंदगी का मकसद ही दूसरों की जिंदगियों और खुशियों को तबाह करने का था। उस दिन मुस्तफ़ा शाह ने सोच लिया था, वो अकेला थोड़ी इन सब के जुल्म का शिकार हुआ है। जितने भी लोग जिस के जुल्म से जिस तरह भी शिकार हुए हैं, उन सबको अपने अपने हिस्सा के बदला लेने का पूरा हक हासिल है। इसीलिए सबसे पहले मुस्तफ़ा शाह ने अपने दुश्मनों के एक एक करके दूसरे दुश्मन ढूंढना शुरू किए। और जब ये तलाश मुकम्मल हुई तब उन सब जालिमों का विकेट एक एक करके गिराया गया। जिन लोगों ने इन जालिमों का खात्मा किया था वो कोई प्रोफेशनल नहीं थे, बल्कि आम इंसान थे। उनके जुल्मों के मारे थे। उनमें किसी एक को भी वाहद आदमी ने नहीं मारा था, बल्कि बहुत सारे लोग एक आदमी पर हमलावर होते और पहले से ही मुस्तफ़ा शाह ने जिन्हें तशद्दुद कर करके आधा मार दिया था, वो इन सब की मार को आखिर कितनी देर झेल पाते। मुस्तफ़ा शाह ने भले उन्हें नहीं मारा था, लेकिन इन सब को तड़पा तड़पा कर मारने का वादा पूरा किया था। सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ था। लेकिन अब एक एसपी बचा था जिसने कानून का रखवाला होकर उसकी फैमिली को मौत के घाट उतारने में पूरी मदद की थी। मगर मसला यहाँ ये था कि उसके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। सब कानून से डरते थे। इसीलिए मुस्तफ़ा के ऑर्डर्स पर बाकी सबको बाहिफाजत अंडरग्राउंड करवा दिया गया था। एसपी से वो फिलहाल किसी बदले के मूड में न था, क्योंकि आजकल वो एसपी वैसे ही कैंसर जैसी मर्ज से लड़ रहा था। शायद उसे उसके गुनाहों की सजा उसी जिंदगी में मिलना थी। तभी वो पल पल इस एहसास के साथ जी रहा था कि आज, कल, सुबह, शाम वो कभी भी मर जाएगा। बाकी रहा अनवर, तो उसकी तरफ से मुस्तफ़ा को बस एक गलती का इंतजार था, क्योंकि आजकल वो कहाँ था और किसी को मालूम न था। उसके बाप की मौत के 2 दिनों बाद वो कहीं नजर नहीं आया। सबसे आखिर में बारी आती है रुमान शाह की। वो तो फिर मुस्तफ़ा के लिए बहुत खास था। उसकी जिंदगी का फैसला तो बहुत फुर्सत से करना था। रूप कहाँ है? सारा दिन कमरे में बैठे बैठे वो बोर हो गई थी। रूप वैसे तो उसे सुबह सुबह कमरे से निकाल कर 1-2 बार बाहर ले जाया करती थी, लेकिन आज रूप भी न जाने कहाँ थी। इसीलिए उसने खुद ही उठकर बाहर जाने का फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता उठकर दीवार का सहारा लेते हुए वो बाहर आई, लेकिन थोड़ी दूरी के फासले पर ही उसके कदम लड़खड़ा गए। टांगे कांपने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी वो खुद के सहारे खड़ी न रह सकी। आखिरकार जब जवाब दे गया और वो जमीन बोस होने लगी, मगर इससे पहले ही 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। बिना निगाहें उठाए भी वो जानती थी कि मुकाबिल कौन है। ध्यान से नहीं चल सकती, और क्या जरूरत थी खुद से बाहर निकलने की। किसी को आवाज नहीं दे सकती थी। अरसल का फिक्रमंदाना अंदाज उसे अच्छा लगा। दिल क्या झट से उसके गले लगकर बता दे कि उसे सब याद है। वो कुछ नहीं बोली है,
लेकिन अना नामी भी कोई चीज थी। आप मुझे छोड़ें, मैं खुद कर लूंगी। अजनबियत भरा अंदाज। दिल किया 2 थप्पड़ लगाए इस बेवकूफ लड़की को। खामखा में अपनी और उसके रिश्ते को भूल जाने की एक्टिंग में सब कुछ बर्बाद कर देने पर तुली है। कहाँ जाना है? ढीठ बनकर अरसल ने भी उसकी हर बात को नजरअंदाज कर डाला। ड्राइंग रूम में जाना है, वहां सब होंगे, तो मैं कुछ देर उन सबसे बातें कर लूंगी। खामोशी से अपने कमरे से बाहर निकलने की वजह बता दी गई। ठीक है। अगले ही लम्हे वो हवा में मुअल्लक उसकी आगोश में थी। तेज तेज कदम उठाता 2 मिनट में ही उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर वह खामोशी से चला गया था। लेकिन उसके इस अमल से नूर को शक हो गया कि शायद वो जानता है उसके इस ड्रामे को। अगर वो सच में उसकी इस कारस्तानी को जानता हुआ तो वो इतना भी जानती थी कि अरसल उससे भी बहुत नाराज होने वाला है। ये क्या कर बैठी वो अपने ही हाथों से। सोचों ने ही उसी पल रोहानसी कर डाला। बेबसी भरी नजर ड्राइंग रूम के चारों इतराफ में डाली, जहां किरत के सिवा कोई नहीं था। वो भी उसे मुंह खोले होंकों की तरह देख रही थी, या फिर शायद वो अरसल की हरकत पर हैरान थी। कैसी ये तबीयत है अब बेटा? किरत का मोहब्बत भरा अंदाज आज उसे खुद की शरारत पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसके घर वालों के बाद अगर उसकी जिंदगी में कोई मुखलिस प्यार करने वाले इंसान आए थे तो वो ये सब थे, और वो इन्हीं से अजनबियत बरत रही है। तुफ है। खुद पर 2 हरफ डालकर उसने खुद को ही लानत मलामत किया। आज वो अंदर तक सरशार थी, क्योंकि आज वो उस लड़की को एक तरह की शिकस्त देकर आई है जिससे बदला लेने का वो कब से सोच रही थी। उसका बदला तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसका धुआं धुआं चेहरा जब भी आंखों के पर्दों पर लहराता, लीजा के दिल में सुकून की लहरें उतर जाती। ये डैड और चाचू कहाँ हैं? उनको आज क्या मसला हो गया जो ये मेरा फोन नहीं उठा रहे? रूप को मजा चका कर आने के बाद अब दोबारा उसे अपने डैड और चाचू की फिक्र हो रही थी। पिछले 3 दिनों से उनकी कोई खैर खबर नहीं थी, फोन भी नहीं उठा रहे थे। वेट, रुमान शाह से पूछकर देखती हूँ, क्या पता उसे कुछ पता हो। आखिरकार उनके बारे में मालूम करने का एक यही तरीका उसके दिमाग में आया। फोन उठाकर नंबर मिलाया, लेकिन कॉल लगते ही रुमान शाह की आवाज ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम रो रहे हो? रुमान शाह रो रहा है। इससे ज्यादा शॉकिंग शायद कुछ भी ना हो। लीजा, मैं रो रहा हूं। मसनूई गमगीन और ग्लोगेज लहजा। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बात वाकई तफ्तीशनाक थी। वो रुमान शाह जो दूसरों को रुला कर ना रोए, वो खुद रो रहा था। बात ही कुछ ऐसी है लीजा, तुम सुनोगी तो तुम भी रो दोगी। वही गमगीन लहजा। ऐसा क्या हो गया? वो हैरान हुई। अब मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे डैड और बाबा को किसी ने जान से मार दिया है। अंदाज ऐसा था जैसे लीजा के बाप और चच्चा नहीं बल्कि उसके करीब तरीन रिश्तेदारों की मौत हुई हो। लीजा के तो मानो आज सही मानों में दरो दीवार हिल गए थे। अनजान शहर में उसके बाप और चाचू की मौत एक साथ, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और जानती हो लीजा, ये सब किसने किया है? एक बार फिर रुमान शाह की गमगीन आवाज उभरी। किसने? ट्रांस की कैफियत में उसकी आवाज उभरी। मुस्तफा शाह ने। वो तभी तुम्हारे आसपास रहता था ताकि वो तुम्हारे चाचू और डैड को मार सके। तब उसे मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही तुम पाकिस्तान आए उसे मौका मिल गया और उसने तुमसे तुम्हारे बाप और चचा को छीन लिया। जो चिंगारी वो चाहता था लग चुकी थी। अब लीजा गुस्से में जरूर कुछ करेगी, ये बात वो अच्छे तरीके से जानता था। तब तक उसे अपना काम अच्छे तरीके से करने का वक्त मिल जाएगा। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी महसूस करके अब वो फोन रख चुका था। क्या हुआ? उसके बराबर आकर बैठते ही असवद ने सवाल किया, जिस पर उसका और मुंह बन गया। आप मुस्तफ़ा से बात क्यों नहीं करते? उसे बोले ना कि वो हमारी रूप के साथ हमारे घर में रहे। मैं उसे अपना बेटा ही मानती हूँ। जैसा मेरे लिए अरसल है वैसा ही वो भी है। लेकिन फिर वो क्यों रूप को लेकर शाह मेंशन चला गया है? हमेशा की एक रट। असवद बस ठंडी सांस भर के रह गया। देखो किरत, हम सभी जानते हैं, बल्कि तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो कि अब हमारी बेटी शादीशुदा है। उसका एक ससुराल है, लेकिन चौके सास ससुर बाकी रिश्ते ना होने के बायस अगर वो सारा दिन उसी घर में रहती है तो इस बात से तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद शायद कोई भी लड़की इस तरह धड़ल्ले से रोज रोज अपने मायके नहीं आती। लेकिन असवद, आपने देखा है ना कि वो शाह मेंशन कितना बड़ा है। जब तक वहां बाकी सब थे तब तक तो बात समझ में आती थी, लेकिन अब तो वहां कोई भी नहीं है, सिर्फ मुस्तफ़ा और रूप ही रहते हैं। शम्स साहब भी हमारे यहाँ ही होते हैं। और आप ही सोचें, जब मुस्तफ़ा काम पर चला जाता होगा तो हमारी बेटी के लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा इतने बड़े घर में अकेले रहना।
बस इसी वजह से मैं उसे अपने पास बुला लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुस्तफ़ा से बात करें ताकि वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के बारे में सोचे। असवद के समझाने पर भी उसे कुछ समझ ना आया, बल्कि दोबारा से उसे समझाने की सलाह देने लगी। ऐसे में अगर वो अपना सर ना पकड़ लेता तो क्या करता? किर्रत, ये बिल्कुल बच्चों वाली जिद है, बात को समझो यार। सभी लड़कियां ससुराल जाती हैं, हमारी रूप तो फिर भी लकी है, वो आधे से ज्यादा दिन हमारे घर पर रहती है और मुस्तफ़ा उसे कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो खुद भी यहाँ आ जाता है। अभी मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ये जिद ना सुनो। असवद का सख्त लहजा महसूस करके वो बस मुंह बनाकर रह गई। अब उसे कैसे अपने दिल की हालत का बताती? आखिर वो एक माँ थी। जब भी रूप उससे दूर जाती थी उसे ऐसा लगता था बस आज कुछ हो जाएगा। ना जाने क्यों उसने ख्वाब में रूप को रोते देखा था। अगर इस बारे में असवद को बताती तो वो बस यही कहकर टाल देता कि ये सब सिर्फ उसके दिल का वहम है। इसीलिए तब से वो बस रूप को यहीं रखने की जिद किए बैठी थी। लीजा को सड़कों पर कई जगह ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिली तब वो खामोशी से शाह मेंशन वापस आ गई। अपनी ही धुन में मगन जैसे ही रूम में दाखिल हुई, चारों इतराफ के मंजर देख के हैरान रह गई। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके कैंडल से मसनूई रोशनी की गई थी। हर तरफ ताज़ा फूलों की खुशबू फैली थी। बेड की राइट साइड से 3 स्टैंड सोफा उठवा दिया गया था, तभी उस तरफ से जगह खाली खाली महसूस हो रही थी। वैसे भी इस कमरे का अहाता बाकी सब कमरों से ज्यादा बड़ा था। इसी जगह के बिल्कुल दरमियान एक गोल मेज सजाई गई थी, जिस पर सफ़ेद चीनी के बर्तनों में शायद कोई डिश रखी गई थी। 2 ग्लास, 1 जग और दाएं बाएं कैंडल्स के स्टैंड थे, जिनमें कई कैंडल्स ने मिलकर टेबल को बाकी सारे कमरे से ज्यादा रोशन कर रखा था। अपने पीछे से मखसूस खुशबू महसूस करके वो समझ गई मुस्तफ़ा आ गया है। ये सब आपने किया है? बिना मुड़े वो सवाल गो थी। मैंने किया है। आज तुम उदास थी तो सोचा थोड़ा सरप्राइज प्लान कर दूं। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि ये सब आपने किया है। वो सच में हैरान थी। तभी उसकी तरफ रुख किए सर से पांव तक अपने ही शौहर का जायजा ले लिया, जैसे यकीन कर रही हो ये मुस्तफ़ा शाह ही है ना। क्यों, मैं ही सब नहीं कर सकता? उसने भवें उचकाए। नहीं, मुझे यकीन नहीं। जवाब संजीदगी से आया, लेकिन आंखों में शरारत साफ नाच रही थी। छोड़ो, आओ खाना खा लो। सुबह से इस फरंगन को ढूंढ ढूंढ कर थक गई होगी। मुस्तफ़ा के इंकशाफ पर उसे हैरत हुई। आपको कैसे पता मैं उसे ही ढूंढ रही थी? मुझसे ज्यादा मेरी बीवी को भला कौन जान सकता होगा। उसे चेयर पर बिठाकर वो खुद भी ऐन उसके सामने विराजमान हो गया। मेरे मना करने के बावजूद तुम लीजा को क्यों ढूंढने गई थी? नाम मत लें उसका। उस फिरंगन का नाम मुस्तफ़ा के मुंह से सुन के ही वो बेचैन हो गई। ओके, फॉरगेट दिस टॉपिक, हम अपनी बात करते हैं। वैसे भी मुझे हम दोनों के दरमियान कोई नहीं पसंद। तभी उसका नाम ले रहे थे। वो अब भी खफा थी। मुस्तफ़ा बस मुस्कुरा कर रह गया। बिरयानी निकालकर पहले उसकी प्लेट में डाली, फिर खुद की प्लेट में। मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ। निवाला लगाने से पहले एक और शिकवा कर दिया गया, दादाजी को यहाँ बुला लो। जवाब हासिल था। मैं कैसे बुलाऊं? उन्हें तो आप बुलाएंगे, और वैसे भी मेरे ख्याल से वो मेरे दादाजी के साथ ही ठीक हैं। बोलते हैं तुम्हारी फैमिली देखकर उन्हें अपनी फैमिली ना होने का एहसास बहुत कम हो गया है। चारों तरफ हंसी, रौनक, खुशियां, मुस्कुराहटे देकर वो अब खिलकर जीने लगे हैं। इसीलिए मैंने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया। लेकिन तुम ट्राई करो, क्या पता तुम्हारे बोलने से वो यहाँ आ जाएं। मुस्तफ़ा ने सारी बात तफसीलन उसके गोश गुजार की तो वो बस सर हिलाकर रह गई। खाना अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मुस्कुराकर मुस्तफ़ा ने तारीफ वसूल की। रूप ने अबरू उठाकर उसकी मुस्कुराहट को गौर से देखा। आप किस बात का फ्री में मुस्कुरा रहे हैं? ये तारीफ आपके लिए नहीं है। जिस रेस्टोरेंट से ये बिरयानी आई है वहां के शेफ के लिए है ये तारीफ। उसने मुंह बनाया। वो अभी तक नाराज थी। आज पहली बार किसी के सामने लाजवाब हुई थी। ये बात इतनी आसानी से उसके दिमाग से जाने वाली नहीं थी। आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताते, मेरे किसी सवाल का जवाब भी नहीं देते। जहां मेरी एंजल है वहीं सारे सवालों के जवाब हैं। एक तरह से मुस्तफ़ा ने उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया था, लेकिन रूप की समझ में फिलहाल कुछ नहीं आया था। ओके, ये खाना भले मैंने नहीं बनाया, लेकिन आज चाय मैं बनाकर पिलाऊंगा तुम्हें। अब मुस्कुराओ। वो कब से उसके मुस्कुराने का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी नाराजगी ही खत्म नहीं हो रही थी। एक गहरा सांस लेकर वो खुल के मुस्कुराई। किसी तीसरे इंसान की वजह से वो इन दोनों के रिश्ते को खराब नहीं कर सकती थी। अब यही मुस्कुराहट मुझे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा रखना चाहिए।
मुस्तफ़ा ने उसके दोनों गालों को छूकर महसूस किया और फिर आगे बढ़कर चटाचट चूम भी लिए। मुस्तफ़ा शर्म से गाल और गुलाबी हो गए। रूप मुस्तफ़ा शाह, ये मुस्कुराहट भी तुम्हारे इस रूप का एक अहम जुज़ है। उसे खुद से कभी जुदा नहीं करना। एक बार फिर उसे वार्न किया गया। वो बस सर झुका कर रह गई। कहना चाहती थी कि इस मुस्कुराहट के होने की एक खास वजह उसका वजूद भी है, लेकिन हमेशा की तरह दिल की बात दिल में रह गई। 10 दिन बाद। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बंदा बशर हाजिर है। मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। जितनी लगावट और मोहब्बत उसके अंदाज में थी, नूर जलकर खाक हो गई। ये सब क्या था? वो कुछ दिनों के लिए उससे बेगानी क्या हुई? उसने तो नई गर्लफ्रेंड ही ढूंढ ली। आहिस्ता आहिस्ता दबे पांवों से चलती वो अरसल के ऐन पीछे आ खड़ी हुई। अब वो थोड़ा खुद से चल सकती थी। अरसल ने भी तिरछी निगाह से खुद की परछाई के साथ किसी सनफे नाजुक की परछाई मिलता देखा। बिना देखे भी वो जानता था कि आखिर इस तरह उसकी जासूसी कौन कर सकता है। आखिरकार ये प्लान भी तो उसी का था। एक नज़र अपने स्विच ऑफ मोबाइल को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और दोबारा से हमतन गोश होकर अपनी बीवी को जलाने का काम सर अंजाम देने लगा। अरे नहीं नहीं, कोई हाथ तो लगा कर देखे। हाथ तोड़ दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ अरसल मलक की मोहब्बत हो। उसे जलाने के लिए बोले गए लफ्ज सच में नूर के अंदर आग लगा गए। मोहब्बत? अगर फोन वाली लड़की उसकी मोहब्बत ही तो फिर वो कौन थी? दिल तो चाहा अरसल के हाथ से मोबाइल छीनकर दीवार से दे मारे, और मुकाबिल लड़की अगर उसके सामने होती तो शायद वो उसका खून कर गुजरती। लेकिन फिलहाल तो उसे गहरा सदमा लगा था। तभी वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। दिल अपनी ही गलती पर लानत मुलामत कर रहा था। भला क्या जरूरत थी इतना संगीन मजाक करने की? चला गया ना वो किसी और लड़की के पास। आईने के सामने खड़े होकर इस वक्त वो खुद को ही कोस रही थी। एक बार फिर अरसल के मोहब्बत भरे जुमले सुनकर दिल शदीद भर आया। नीली आंखों में नमी फैल गई। धप से बेड पर गिरकर वो ज़ारो की तार रो दी। दादाजी, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? रूप ने दोनों को ट्रैकिंग सूट में देख लिया था, लेकिन फिर भी जानबूझकर सवाल किया। बात करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। यूसुफ साहब ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। सॉरी दादाजी, मैं कुछ दिनों से आप दोनों से ही अच्छे से बात नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं बच्चा, हम समझ सकते हैं। आजकल आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, इसीलिए हमें तो आपसे कोई शिकवा नहीं है। शम्स साहब ने उसकी शर्मिंदगी को जरा कम करने की कोशिश की। दादाजी, आप अपने फ्रेंड को समझाएं। मुस्तफ़ा उनसे कई बार बोल चुका है कि ये शाह मेंशन आकर रहें, लेकिन ये किसी की बात ही नहीं मानते। शम्स साहब के सामने ही रूप ने उनकी शिकायत अपने दादाजी से लगा दी। देखो बेटा, इस मामले में तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। मेरे दोस्त वहां जाकर क्या करेंगे? यहाँ मेरे साथ रहते हैं तो हम दोनों ही अपने ज़माने की बातें करते रहते हैं। अगर ये वहां गए तो मैं अपना बेस्ट फ्रेंड खो दूंगा, और फिर मेरे साथ साथ ये भी अकेले हो जाएंगे। यूसुफ साहब ने उसे साफ हरी झंडी दिखा दी। दादू, वो रूहानसी हुई। अच्छा बेटा, मैं इस बारे में मुस्तफ़ा से खुद बात करूंगा। शम्स साहब ने तो जैसे बात ही खत्म कर दी। यूसुफ साहब ने भी कांधे उचकाए, जबकि उसने मुस्तफ़ा के सारे प्लान पर पानी फिरता देखकर मुंह बसोरा। कल ही मुस्तफ़ा ने उसे ये काम सौंपा था कि वो दादाजी को दोबारा शाह मेंशन आने पर रजामंद करे। आज जब वो इस बात पर अमल कर चुकी थी तो मुस्तफ़ा के साथ साथ उसे भी मायूसी का सामना करना पड़ा था। अरे क्या हो गया है नूर? दादाजी से मिलकर वो सीधा अपने कमरे में आई, जहां नूर बेड पर औंधे मुंह लेटी रोने का शुगल फरमा रही थी। क्या हो गया? इस तरह क्यों रो रही हो? रूप का हैरान होना वाजिब था, क्योंकि कोई भूले से भी उसे कोई चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ नूर इस तरह रो रही थी जैसे उसका बहुत दिल दुखा हो। अरसल मुझसे प्यार नहीं करते। रूप के आते ही वो उठ बैठी, साथ ही अरसल की बेवफाई का शिकवा भी कर दिया। क्या? पहले तो उसे इस इंकिशाफ पर ही हैरत हुई कि अरसल शौहर के तौर पर उसे याद है। तुम्हें याद है कि अरसल भैया तुम्हारे शौहर हैं? वो हैरानगी से मुंह खोले उसे ही तकने लगी। हाँ याद है। कब से? कभी भूला ही नहीं था। ज़ारो की तार रोते हुए उसने अपनी सारी पोल रूप के सामने खोल दी। कुछ पल के लिए तो रूप साकित हो गई। भला नूर से कब किसी ने ऐसी उम्मीद की थी? इसका मतलब आपने झूठ बोला? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पहले दिन जब मुझे सब याद आया तो अपने घर वालों की मौत को लेकर मैं बहुत शॉक में थी, लेकिन जब मेरी हालत कुछ संभली तो आप लोगों की तरफ ध्यान आया। मगर फिर मेरे खुराफाती दिमाग में
अरसल को परेशान करने के लिए एक शरारत आई और मैंने इस तरह बिहेव किया जैसे मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। आप लोगों से भी अनजान बनने का नाटक करना पड़ा, मगर अब कोई फायदा नहीं। वो तो किसी और से मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत बस 2 हफ्तों के दरमियान ही खत्म हो गई। अब मेरा इस घर में कुछ नहीं रहा, मुझे अपने भाई के पास चले जाना चाहिए। अब तो सच में रूप पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा क्या हो गया नूर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? भैया सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं, ये बात तुमसे बेहतर कोई क्या जानेगा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसने मसलिहत से नूर को समझाने की कोशिश की, मगर मुसलसल नफी में सर हिलाते हुए शायद वो कोई बात समझना नहीं चाहती थी। नहीं रूप, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने अपने कानों से सुना है। आपका भाई फोन पर अपनी नई महबूबा से बात कर रहा था। एक बार फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। कमाल की बात थी, उसका भाई और चांद कवारे होते हुए लड़कियों से दूरी बनाकर रखते थे, फिर वो कैसे शादी के बाद ऐसा काम करेंगे? भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अपने भाई के बारे में कोई गलत बात भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बस अपने भाई के घर जाऊंगी। ठीक है नूर, तुम चले जाना अपने भाई के पास, लेकिन इससे पहले तुम मेरे साथ आओ। तेजी में बेड से उठकर उसने अपने साथ साथ नूर को भी घसीटा और सीधा अरसल के कमरे में जाकर ही ब्रेक लगाई। मजे से बेड पर लेटकर मसरूर अंदाज में गुनगुनाता अरसल भी इस अचानक अफ्ताब पर दहल उठा।